नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी विदेश में पीएम मोदी की चुप्पी पर उठे सवालों की। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? राहुल गांधी के रायबरेली दौरे की जबरदस्त आर्थिक तूफान आने वाला है। देखेंगे बंगाल में फलता उम्मीदवार ने क्यों वापस लिया अपना नामांकन, बिहार में क्या टूटने वाला है एनडीए, जानेंगे आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिया फैसला, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। इंडिया नॉर्डिक समिट में शामिल हुए पीएम मोदी, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों से की मुलाकात, ग्रीन एनर्जी और स्पेस सेक्टर पर की चर्चा। दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद को कोर्ट से फिर मिला झटका, दिल्ली की कड़कड़ डूमा कोर्ट ने खारिज की अंतरिम जमानत की अर्जी। उमर ने मां की सर्जरी के लिए मांगी थी बेल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा जारी रहेगा कांग्रेस के साथ गठबंधन, 2027 के यूपी चुनाव में सीट नहीं जीत पर रहेगा फोकस। जस्टिस यशवंत वर्मा केस की जांच पूरी, जांच कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी रिपोर्ट, संसद सत्र में होगी पेश। जस्टिस वर्मा के घर से मिले थे नोटों के जले बंडल। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 114 अंकों की गिरावट के साथ 75,200 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वही 31 अंकों की गिरावट के साथ 23,618 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी ये विदेश यात्रा उन पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। पहले से ही उनकी यात्रा की टाइमिंग को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे और अब पीएम से विदेशों में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। देश के मौजूदा हालात पर जब नॉर्वे की पत्रकार ने सवाल किए तो पीएम मोदी जवाब दिए बिना ही चले गए, जिसके बाद से वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, लेकिन इस बार चर्चा का विषय पीएम मोदी को मिला नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान नहीं है, बल्कि भारत में मानवाधिकारों के हनन और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर उठते सवाल हैं। जी हां, नीदरलैंड्स में भी कुछ ऐसे सवाल उठे थे और अब नॉर्वे में तो पत्रकारों ने पीएम मोदी से ये तक पूछ लिया कि आप दुनिया की सबसे आजाद प्रेस के कुछ सवालों के जवाब क्यों नहीं देते। ये वाकया बीते दिन ओस्लो में पीएम मोदी की नॉर्वे के पीएम जोनास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ, लेकिन मोदी जवाब दिए बिना ही वहां से चले गए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? इसके बाद जब विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पत्रकार हेली लिंग ने उनसे भी सीधा सवाल कर दिया कि भारत और नॉर्वे एक दूसरे के साथ मजबूत साझेदारी कर रहे हैं, लेकिन हम आप पर भरोसा क्यों करें? क्या आप वादा करते हैं कि अपने देश में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकेंगे? आपके प्रधानमंत्री मुश्किल सवालों का जवाब देना कब शुरू करेंगे? इस पर भारतीय विदेश सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने भारत की प्राचीन सभ्यता का जिक्र करते हुए देश की उपलब्धियों को गिनवाया, लेकिन जब पत्रकार सीधे जवाब की मांग पर अड़ी रहीं तो दोनों के बीच नोकझोंक भी देखी गई। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारत की सियासत में बवाल मच गया है। पीएम मोदी के जवाब न देने को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, जब छिपाने के लिए कुछ न हो तो डरने की भी कोई बात नहीं होती। भारत की छवि का क्या होता है जब दुनिया देखती है कि एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री कुछ सवालों से घबराकर भाग खड़ा होता है। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर पर लिखा है वो जो टेलीप्रॉम्प्टर के पीछे छिपते हैं, जबकि राहुल की तस्वीर पर लिखा है कि वो जो हर सवाल का जवाब बिना डरे देता है। टीएमसी के पूर्व सांसद साकेत गोखले ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है कि आखिर क्यों हम विदेशों में मानवाधिकारों के मामले में अपने शानदार रिकॉर्ड का बचाव कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि हम सुनियोजित कूटनीतिक बयानों से दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई इतनी आसानी से छिप नहीं सकती। तो जिस तरह भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे में विदेशी पत्रकारों ने सवाल उठाए हैं, उसके बाद भारत की वैश्विक छवि भी सवालों के घेरे में आ गई है। विपक्ष तो पहले से ही मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते आया है और अब इनकी गूंज विदेशों में भी सुनाई दे रही है, जो भारत के लिए नकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। और साथ ही मोदी सरकार की राजनीति पर भी इसका बुरा असर पड़ना तय माना जा रहा है। एक तरफ विदेश में पीएम मोदी की किरकिरी हो रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए देश को एक गंभीर चेतावनी दी है। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे राहुल ने आर्थिक नीतियों को लेकर पीएम मोदी को चौतरफा घेरा और कहा कि सरकार के गलत फैसलों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा और पीएम मोदी की नीतियों पर क्या सवाल उन्होंने उठाए, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे। अपने संसदीय क्षेत्र से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को चौतरफा घेर लिया। उन्होंने आगाह किया कि देश की अर्थव्यवस्था एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। मैं लगातार कह रहा हूं कि मोदी जी ने देश के आर्थिक ढांचे को जिस तरह बदला है, उससे एक बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है। दुख की बात क्या है कि अब जबरदस्त आर्थिक तूफान आने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ऐसा आर्थिक तूफान आने वाला है जो आपने और हमने पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जनता को तो विदेश यात्राएं कम करने की नसीहत देते हैं, लेकिन खुद पूरी दुनिया का दौरा कर रही हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं देश से कि आप सोना मत खरीदिए, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में चलिए, आप विदेश नहीं जाइए। और उसके एकदम बाद नरेंद्र मोदी विदेश चले जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों से सिर्फ नफरत की राजनीति की गई है। राहुल ने हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि मनरेगा जैसी जनहितैषी योजना को कमजोर कर मजदूरों का पैसा रोका गया। नोटबंदी से छोटे व्यापारियों को बर्बाद किया, जबकि चुनिंदा उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ। राहुल गांधी ने संसद में विपक्ष की आवाज दबाने का मुद्दा भी उठाया और बताया कि जब वो जनता के हक की बात करते हैं तो उनका माइक क्यों बंद कर दिया जाता है। जैसे ही मैं पार्लियामेंट में बात शुरू करता हूं, वैसे ही माइक ऑफ कर देते हैं। कहते हैं नहीं, पार्लियामेंट हाउस में रायबरेली के सांसद नहीं बोल सकते, क्योंकि वो रायबरेली के सांसद पार्लियामेंट हाउस में सच बोलते हैं, इसलिए बीजेपी कहते हैं नहीं बोल सकते, माइक ऑफ कर देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया के एक धड़े को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पत्रकार जनता के असली और बुनियादी मुद्दों को टीवी पर जगह नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही राहुल ने भरोसा दिलाया, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप जहां भी बुलाएंगे आपके साथ खड़ा मिलूंगा। साफ है कि रायबरेली से राहुल गांधी ने आर्थिक और तमाम ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को सीधी चुनौती दे दी है। अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से इस तीखे हमले पर कोई जवाब आता है या नहीं। राहुल गांधी ने बीजेपी की नीतियों को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता जहांगीर खान ने भी बड़ा ऐलान किया है, जिससे सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। फलता विधानसभा में 21 मई को चुनाव होने हैं, लेकिन वोटिंग से पहले जहांगीर ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया? तो बीजेपी के खिलाफ क्या नई रणनीति बना रही है टीएमसी, और क्या है ये पूरी खबर? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच बयानबाजी जारी है। टीएमसी ने नतीजों को सिरे से खारिज कर दिया है और बीजेपी के साथ चुनाव आयोग पर चुनाव चोरी करने के आरोप लगाए हैं। और अब फलता विधानसभा में वोटिंग से महज 48 घंटे पहले टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उनके इस फैसले ने सभी को चौंका दिया। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उन्होंने ऐन वक्त पर ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या वो बीजेपी के दबाव में ऐसा कर रहे हैं, या टीएमसी बीजेपी को नए तरह से घेरने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसकी शुरुआत यहां से होती है? हालांकि जहांगीर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैंने ये फैसला फलता के लोगों के लिए लिया है। मेरा उद्देश्य फलता में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना और इसका विकास करना है। हमारे सीएम फलता के लोगों के लिए एक विशेष पैकेज दे रहे हैं, इसलिए मैं अपना नामांकन वापस ले रहा हूं। जिसके बाद अटकलें ये भी हैं कि जल्दी ही वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। टीएमसी ने उनके इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये जहांगीर का निजी फैसला है, पार्टी का नहीं। टीएमसी ने एक्स पर पोस्ट किया कि 4 मई को चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद से अकेले फलता विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिन दहाड़े डरा धमकाकर पार्टी के कई दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई, उन्हें बंद कर दिया गया और उन पर जबरन कब्जा कर लिया गया। इसके बावजूद चुनाव आयोग बार बार शिकायतें मिलने पर भी आंखें मूंदे बैठा है। इतने दबाव के बावजूद हमारे कार्यकर्ता चट्टान की तरह अडिग है और एजेंसियों और प्रशासन के जरिए बीजेपी की तरफ से फैलाए जा रहे डर का लगातार मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने आखिरकार दबाव में आकर मैदान से हटने का फैसला किया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसके साथ ही टीएमसी ने यह भी साफ किया है कि बांग्ला विरोधी बीजेपी के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अब जानते हैं कि चुनाव आयोग ने वोटिंग के दौरान हिंसा की शिकायतों के बाद फलता सीट पर 21 मई को दोबारा मतदान कराने का फैसला किया है, लेकिन अब जहांगीर के पीछे हटने के बाद इस सीट से बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है।
इसके साथ ही ये भी साफ हो जाता है कि यहाँ से टीएमसी और बीजेपी के बीच का गतिरोध और बढ़ने वाला है। बंगाल में टीएमसी नेता जहांगीर खान की अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है। इधर बिहार की सियासत में भी इस वक्त बवाल मचा हुआ है। जेडीयू नेता आनंद मोहन ने पूर्व सीएम नीतीश को सीएम पद से हटाने को लेकर मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने अपनी ही पार्टी यानी जेडीयू पर ही कड़ा प्रहार किया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जेडीयू के वरिष्ठ नेता आनंद मोहन के बयान से बिहार में सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आनंद मोहन के तेवर जेडीयू के लिए बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साइड करने का आरोप लगाया था और अब एक बार फिर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी और जेडीयू दोनों ही मुश्किलों में दिखाई दे रहे हैं। आनंद मोहन ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि पार्टी में टिकट पैसे देकर खरीदा गया है। उन्होंने यहाँ तक ये भी दावा किया है कि मंत्री पद भी पैसों में ही खरीदा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने पर भी जेडीयू नेता भड़के। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार और निशांत कुमार दोनों को ही डॉक्टर की जरूरत थी। स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया कि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। अनन्य से टिकटें बेची गई और टिकटें ही नहीं बिकी, करोड़ों में मंत्री पद भी बिके। जेडीयू नेता ने नीतीश को सीएम पद से हटाए जाने को एक साजिश करार देते हुए हमला बोला और साफ कहा, ये साजिश और ये 3 तिरंगे नहीं, ये चंडाल चौकड़ी है। ये चंडाल चौकड़ी ने आज जनता दल पर प्रश्न खड़ा कर दिया। जनता दल यू के साथियों को मैं कहने आया हूं कि ये नीतीश कुमार का सफाया नहीं है, पिछड़ों के राज का सफाया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका यह हमला बीजेपी पर माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी पर शुरू से ही नीतीश को साजिशन सीएम पद से हटाने के आरोप लग रहे हैं। वहीं इस मुद्दे को विपक्ष ने भी भुनाने की कोशिश की है। आनंद मोहन के वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए आरजेडी ने तंज कसते हुए पोस्ट किया कि जेडीयू में उसे ही टिकट मिलेगा जो थैली पहुंचाएगा। जेडीयू में चंडाल चौकड़ी का बोलबाला, जेडीयू में मंत्री वही बनेगा जो करोड़ों देगा। आरा के एमएलसी उपचुनाव में थैली पहुंचाने वालों को करारा तमाचा मिला। बेटे ने राजद से गद्दारी की लेकिन फिर भी कोई पूछ नहीं। निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया क्योंकि दोनों बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। जेडीयू सांसद के पति, जेडीयू विधायक के पिता, जेडीयू के नंबर 5 नेता आनंद मोहन। जेडीयू नेता की नाराजगी की वजह उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाने को लेकर बताई जा रही है। माना जा रहा है कि आनंद मोहन चाहते थे कि उनके बेटे को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, कोई विभाग दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए वो बागी हो गए। बता दें कि आनंद मोहन का बेटा चेतन मोहन जेडीयू से विधायक है और उनकी पत्नी लवली मोहन भी जेडीयू से ही सांसद हैं और वो खुद भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। ऐसे में उनके नाराजगी जेडीयू और बीजेपी दोनों के लिए अच्छी नहीं मानी जा रही। बिहार की सियासत में एक बार फिर उथल पुथल देखी जा रही है। वहीं आवारा कुत्ते सड़कों पर रहेंगे या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान डॉग लवर्स यानी पशु प्रेमियों की तरफ से भी कई याचिकाएं दाखिल की गई थी और इन पर कोर्ट ने अपना रुख अब साफ कर दिया है। इसके अलावा इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां भी की जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश में बदलाव करने से साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही डॉग लवर्स की तरफ से दायर की गई सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 7 नवंबर 2025 के उस पुराने आदेश को बरकरार रखा है जो आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी से जुड़ा था। इस पूरे मामले को समझने के लिए पिछले साल के फैसले को जानना जरूरी है। दरअसल 7 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी। इस आदेश के तहत अदालत ने स्थानीय निकायों और राज्य को निर्देश दिया था कि वो आवारा कुत्तों के उचित पुनर्वास, अनिवार्य नसबंदी और 100% टीकाकरण को सुनिश्चित करें। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी और प्रशासन के ढीले रवैये पर गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम साल 2001 में ही लागू हो गए थे, लेकिन राज्यों ने इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचे का विस्तार नहीं किया। अदालत ने सख्त लहजे में टिप्पणी की, अगर राज्यों ने समय रहते दूरदृष्टि के साथ प्रभावी कदम उठाए होते तो आज स्थिति इतनी गंभीर और चिंताजनक नहीं बनती। कोर्ट ने साफ कहा कि नसबंदी और टीकाकरण के अभियान बिना किसी ठोस रणनीति के सिर्फ छिटपुट तरीके से चलाए गए, जिससे ये पूरी व्यवस्था फेल हो गई। कोर्ट ने देश के अलग अलग हिस्सों से आए डॉग बाइट के आंकड़ों का भी जिक्र किया। अदालत ने कहा कि ऐसी घटनाएं शहरी प्रशासन पर से जनता का भरोसा पूरी तरह उठा देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि देश का संविधान नागरिकों को भय मुक्त माहौल में जीने की गारंटी देता है। कोर्ट ने टिप्पणी की,
सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार में ये भी शामिल है कि लोग कुत्तों के हमले के डर के बिना स्वतंत्र रूप से सड़कों पर घूम सकें। राज्य इस गंभीर समस्या पर मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए, जैसे यूथेनेशिया यानी कि जो आवारा कुत्ते गंभीर रूप से संक्रमित हैं, जिनका इलाज मुमकिन नहीं है और जो समाज के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं, उन्हें नियमों के तहत यूथेनेशिया देने पर विचार किया जाए। वैक्सीन और ट्रेनिंग, संबंधित नगर निगम कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाए और अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी NHAI को आदेश दिया है कि वो राष्ट्रीय राजमार्गों यानी नेशनल हाईवे से आवारा मवेशियों को हटाकर तुरंत गौशालाओं में भेजने की ठोस व्यवस्था करे। अब इस आदेश पर कितना अमल होता है ये देखना होगा। वहीं साथ ही साथ नजर इस बात पर भी बनी रहेगी कि डॉग लवर्स इस फैसले को मंजूर कर लेते हैं या इस पर पुनर्विचार की मांग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ रुपए में भी ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली, जिसे लेकर मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है। तो अब कितने रुपए हो गए पेट्रोल और डीजल के दाम, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। 19 मई को पेट्रोल 86 पैसे और डीजल 83 पैसे महंगा हो गया। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली हैं। लोगों को डर है कि आने वाले दिनों में दाम और बढ़ सकते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में लोग पहले ही पेट्रोल डीजल भरवाने पहुंच रहे हैं। जोधपुर में तो 40% पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल का प्रति लीटर दाम 98 रुपए 64 पैसे हो गया है। कोलकाता में 96 पैसे की बढ़ोतरी के साथ कीमत 109 रुपए 70 पैसे, मुंबई में 91 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 107 रुपए 59 पैसे और चेन्नई में 82 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 104 रुपए 49 पैसे पर पहुंच गई है। ये हालात देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, दाम बढ़े 4 दिन ही हुए कि मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ा दिए। आम जनता की लूट और अडानी को अमेरिका से छूट, ये है मोदी जी का कॉम्प्रोमाइज्ड मॉडल। जब क्राइसिस आई तब चुनावों में व्यस्त रहे, फिर चिकनी चुपड़ी बातें कर लूट का प्लान बनाया और इसी बीच अपने परम मित्र को भी छुड़वा लिया। तो वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, आराम से बैठो सब लोग एक साथ और मोदी जी के घर के सामने जाकर या मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के घर के सामने जाकर जय श्री राम के नारे दीजिए, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी का महंगाई कम करने का मंत्र और तंत्र है, कर लीजिए। जैसे आप जानते हैं कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बीते 15 मई को करीब 4 साल बाद बढ़ोतरी की गई थी। तेल कंपनियों ने दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए और अब एक बार फिर दाम बढ़े हैं। तो दूसरी तरफ रुपया लगातार 8वें कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले ये 0.2% गिरावट के साथ 96 रुपए 53 पैसे पर बंद हुआ, जो इसका ऑल टाइम लो लेवल है। इस बढ़ती महंगाई और रुपए में लगातार गिरावट को लेकर मोदी सरकार घिरी हुई है। बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। वहीं भारत की नागरिकता लेने के नियमों में भी बड़ा बदलाव हुआ है। गृह मंत्रालय ने नए निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद भारत की नागरिकता लेना अब इतना भी आसान नहीं रह गया। हालांकि ये बदलाव पड़ोसी देश यानी सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए ही किया गया है। तो क्या बदलाव किए हैं गृह मंत्रालय ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत के गृह मंत्रालय ने पड़ोसी देशों के लोगों को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए नए आदेश जारी किए हैं। मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो लोग नागरिकता नियम 2009 के तहत भारतीय नागरिकता हासिल करना चाहते हैं, उन्हें अब अपने मूल्य देश के पासपोर्ट की स्थिति के बारे में बताना होगा। मंत्रालय ने नागरिकता नियम 2009 में अहम संशोधन करते हुए पैराग्राफ जोड़ा है। इसके तहत आवेदक के पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश की सरकार की तरफ से जारी किया गया कोई भी वैध या फिर एक्सपायर हो चुका पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि अगर आवेदक के पास कोई एक्टिव पासपोर्ट है तो उस शख्स को पासपोर्ट नंबर और बाकी जानकारी जैसे ही जारी होने की तारीख और स्थान के साथ साथ एक्सपायर होने की तारीख के बारे में बताना होगा। उन्हें नागरिकता आवेदन की मंजूरी के 15 दिनों के अंदर अपने वैध या एक्सपायर हो चुके पासपोर्ट को संबंधित डाक के वरिष्ठ अधीक्षक या डाक अधीक्षक के पास सरेंडर करने की जानकारी भी देनी होगी। ये नया प्रावधान नियमों की अनुसूची के बाद जोड़ा जाएगा। ये अनुसूची उन अफगान, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए है जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित है
और भारत की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समाज के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खुल गया है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद अब माना जा रहा है कि भारत की नागरिकता लेना अब उतना आसान नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया फरमान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ईद वाले दिन कोई भी मस्जिद के बाहर यानी कि सड़कों के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेगा। ऐसी चेतावनियाँ और ऐसा सब कुछ हर साल ही होता है, क्योंकि मस्जिद के आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो चाहते हैं, वो पे भी एक ये है कि मस्जिद में जाकर ही सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं। जब मस्जिद में जगह नहीं होती तो मस्जिद के बाहर आ जाते हैं और कुछ समय बाद में वो नमाज़ पढ़ने के बाद में वापस चले जाते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया हमेशा ही होती है, उनको चेतावनी दी जाती है, उनको कहा जाता है, उसके बावजूद भी वो वहीं नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन देखना है इस बार क्या होगा। योगी जी ने अपना बयान दे दिया है और रंग में भंग करने वाले भी पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं। फिलहाल चुनावी काल जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।